आज हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है ये, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट इज़ RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड RDBMS इज़ अ DBMS डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस। तो RDBMS जो है आपका DBMS ही है, मीन्स ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है, पर इसको स्पेसिफिकली रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आर मीन्स रिलेशनल। Relational Database Management System is an advanced version of DBMS system. ये आपके database management system का एक advanced version है. It came into existence during 1970s. ये 1970 के आसपास अस्तित्व में आया था. RDBMS system also allows the organization to access data more efficiently than DBMS. RDBMS system की मदद से जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपना डेटा बहुत ही और भी सरलता से एक्सेस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू DBMS। ठीक है, जो सिंपल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर उससे कंपेयर करें तो RDBMS आपका ज़्यादा एफिशिएंटली डेटा एक्सेस करने में मदद करता है। अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस टर्म यूज़ की गई है, तो इसका क्या मीनिंग है? A relational database refers to a database that stores data in a structured format using rows and columns. तो रिलेशनल डेटाबेस का यहाँ पे मतलब हो गया कि वो डेटाबेस जिसमें आपका डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है, और वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो आपका होता है उसमें रोज एंड कॉलम्स आपकी बनी होती है। This makes it easy to locate and access specific values within the database. तो इसकी मदद से क्या होता है कि आप आसानी से कोई भी वैल्यू को लोकेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। It is relational because the values within each table are related to each other. ठीक है, अब जब आपकी वैल्यूज़ कोई भी रोज एंड कॉलम में अरेंज हो रही है, दैट मीन्स कि वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, टेबल्स में। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो टेबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। टेबल्स में ऑल्सो भी रिलेटेड टू अदर टेबल। तो जो टेबल है वो एक टेबल से दूसरा टेबल भी आपस में कनेक्टेड होता है। The relational structure make it possible to run queries across multiple tables at once. क्योंकि इसका रिलेशनल स्ट्रक्चर है, रिलेशनल मतलब ये आपस में एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड है, या फिर एक टेबल में जो भी आपने डेटा स्टोर किया है वो भी आपस में इंटर रिलेटेड होता है। तो क्योंकि ये जो टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, ये जो रिलेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें क्वेरीज रन करना आसान हो जाता है। ठीक है, एक ही समय पे आप मल्टीपल टेबल में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। तो इसीलिए आपका जो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है ये बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर होता है कोई भी डेटा को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस। अब यहाँ पे फिर से आगे DBMS के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। इट्स लाइक द डेफिनेशन ऑफ RDBMS. A relational database management system, RDBMS, is a program that allows you to create, update and administer a relational database. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। एडमिनिस्टर मतलब उसमें उसकी पूरी देखरेख आप कर सकते हैं। मोस्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज द SQL लैंग्वेज टू एक्सेस द डेटाबेस। तो ज़्यादातर जितने भी आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए SQL लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सेस मतलब डेटाबेस से कोई भी डेटा को रिट्रीव करना, डेटाबेस में कोई भी डेटा को आपने अपडेट करना है या कोई डेटा डिलीट करना है, तो उन सब के लिए SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये SQL लैंग्वेज है क्या, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
RDBMS is a system software which is used to store only data which need to be stored in the form of table. तो ये आपका RDBMS सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो केवल वही वाला डेटा स्टोर करता है जिसको किसी टेबल के रूप में स्टोर करने की ज़रूरत होती है. इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम डेटा इज़ मैनेज्ड एंड स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स विच इज़ नोन एज टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो हमने इसमें बोला है कि इस तरीके के सिस्टम में जो डेटा है आपका रोज़ एंड कॉलम्स में आपका स्टोर होता है. इन रोज़ एंड कॉलम्स को इस पर्टिकुलर सिस्टम में टपल्स या फिर एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स की डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हम हमेशा कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? टपल्स या फिर एट्रीब्यूट्स का. राइट. एग्जाम्पल्स ऑफ RDBMS इज MySQL. अब हम कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे. तो फर्स्ट है MySQL, Oracle, SQL सर्वर एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, पर मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो है MySQL, Oracle एंड SQL सर्वर. तो ये था आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. मींस जब डेटाबेस सिस्टम नहीं था तो हम जो अपना डेटा स्टोर करते थे वो फाइल्स में करते थे. ठीक है, तो ये फाइल सिस्टम है क्या? It is totally computer based system where all the information is stored in different computer files. तो ये एक totally computer based system है आपका, जिसमें आपकी जितनी भी information है वो हमें अलग अलग computer files में store होती है. Also, traditional file system stores data in a manner that all the departments of the organization have their own set of files that creates data redundancy. और जो आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है वो डेटा को इस तरीके से स्टोर करते हैं जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उनकी हर एक डिपार्टमेंट की अपने अलग से फाइल्स होती हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, डेटा की रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है. रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा हो जाता है हर एक डिपार्टमेंट में. मींस हो सकता है एक डिपार्टमेंट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग फाइल पहले से ही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपकी, कि मैन्युफैक्चरिंग फाइल की ज़रूरत आपको दो डिपार्टमेंट में पड़ रही है. ठीक है, तो दोनों डिपार्टमेंट के पास वही मैन्युफैक्चरिंग फाइल की दो कॉपीज है. तो इससे क्या होगा, डेटा की रिडंडेंसी क्रिएट हो गई. राइट. but this system is good only for small organization having small number of items. तो ये जो सिस्टम है आपका वहीं पे ही ठीक रहता है जहाँ पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और छोटा आइटम्स को स्टोर करना है. In this traditional file system, each file is independent of other file and the data in the different files can be integrated only by writing an individual program for each application. जो इस तरीके का ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उसमें हर एक फ़ाइल इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी फाइल आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होती है. तो इन डिफरेंट फाइल्स से अगर आप डेटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, डेटा को एकत्रित करना चाहते हैं, तो आपको हर एक प्रोग्राम, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग से प्रोग्राम लिखना होता है, तभी आप इन फाइल्स के डेटा को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं. A file system is a method for sorting and organizing computer files and the data they contain to make it easy to find and access them. तो फाइल सिस्टम एक तरीका है जिससे कि आप कंप्यूटर्स पे जो ये फाइल्स पड़ी हैं आपकी, जिसमें आपने अपना डेटा स्टोर किया, उसको सॉर्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, ताकि और जो डेटा इन फाइल्स में है उसको इस तरीके से मैनेज करना ताकि उस डेटा को इजीली फाइंड आउट किया जा सके और उस डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके. To illustrate traditional file processing system definition, let us take an example of school where student records for examination is stored in other file and his library record is stored in different file. That creates many duplicate values like roll number, name and father name. अब हम यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे. हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया जहाँ पे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन. ठीक है, मान लो हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें हमने स्टूडेंट का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड स्टोर किया है और दूसरी फाइल है
जिसमें लाइब्रेरी का रिकॉर्ड हमने स्टोर किया है, ठीक है। अब इन दोनों फाइल्स में कुछ वैल्यू ऐसी है जो डबल डबल बार आपकी स्टोर हो रही है, जैसे कि रोल नंबर है स्टूडेंट का, नाम है स्टूडेंट का और फादर्स नेम है स्टूडेंट का, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, डेटा रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, जो वैल्यू हमें सिर्फ एक बार ज़रूरत है जिस वैल्यू की, वो वैल्यू हमारी 2 बार स्टोर हो रही है। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपका ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। तो फर्स्ट है, इट स्टोर्स डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रुप ऑफ फाइल्स। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को किसी फाइल्स के एक पूरे ग्रुप में स्टोर करता है, ठीक है। फाइल्स कैरिंग डेटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब जो भी फाइल्स में आपने डेटा स्टोर किया होगा, वो सारी फाइल्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है, वो आपस में इंटररिलेटेड नहीं है। कोबोल, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर यूज टू डिज़ाइन द फाइल्स। अब इन फाइल्स को क्रिएट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है वो है कोबोल, सी और सी प्लस प्लस। Each file contains data for some specific area or department like library, student fee and student examination. तो हर एक फाइल में कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक एरिया के रिगार्डिंग ही डेटा आपका होता है, जैसे कि किसी लाइब्रेरी या फिर स्टूडेंट की फ़ीस या फिर स्टूडेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपने डेटा स्टोर करना है तो आप ऐसी फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड हैज़ मैनी लिमिटेशन। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है ज़्यादा, मीन्स फ्लेक्सिबल का यहाँ पे मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग इन फाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एंड हैज़ मैनी लिमिटेशन, और इसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे, मीन्स जैसे डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को अगर आपने नहीं आप चाहते हो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा कम हो, तो ये चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो डबल कॉपी उसकी हो ही जाती है। आप ये चेक नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे आपने ये डेटा को पहले यूज़ किया है, मींस क्योंकि ये जो फाइल्स हैं आपकी वो इंडिपेंडेंट होती है, तो आपकी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होनी ही होनी है, राइट। Any change in one of file affect all the files, that creates burden on the programmer. तो आप किसी भी फाइल में कुछ भी चेंज करोगे तो वो जो चेंज है वो हर एक फाइल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे कि प्रोग्रामर के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है उन फाइल्स को मेंटेन करने का। फाइल्स इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर कॉल्ड फ्लैट फाइल्स। जो भी फाइल्स हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में स्टोर करते हैं या फिर यूज़ करते हैं उनको हम फ्लैट फाइल्स कहते हैं। ओवरऑल ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ गुड इन मैनी केसेस इन कंपेयर टू मैनुअल नॉन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, बट स्टिल इट हैज़ मैनी लिमिटेशन विच आर डिस्कस्ड बिलो। ये आपको यहाँ तक ही लिखना है, इसको लिमिटेशन तक। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कुछ हद तक या फिर कुछ केसेस में ठीक होता है अगर हम इसको मैनुअल नॉन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के साथ में कंपेयर करते हैं। तो मैनुअल नॉन कंप्यूटर बेस्ड मतलब जो हम फाइल्स अपने हाथ से या फिर हम मैनुअली मेंटेन करते हैं, कागज़ जिन फाइल्स जो डेटा हम कागज़ों में मेंटेन करते हैं, ठीक है, उनसे तो बेटर है। पर डीबीएमएस से कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ये डायग्राम सा दिया गया है, ये आपने ड्रॉ कर लेना है। रजिस्ट्रेशन डेटा फाइल्स, लाइब्रेरी एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरी। फिर से आपका ये डेटा फाइल मतलब ये आपका जहाँ पे आपने अपनी फाइल्स को स्टोर किया है, ये
एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, ये एग्जामिनेशन का डेटा आपने स्टोर किया है। फिर रजिस्ट्रेशन है आपका, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हो गया, और ये डेटाबेस आपने स्टोर किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फाइल्स हैं जो आपने किसी एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टोर की है, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनेशन एप्लीकेशन स्टोर्ड इन डेटा फाइल्स। तो इस तरीके का आपका ये डायग्राम है, ये आपने ड्रॉ कर देना है। अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, कि जो भी आपका ट्रेडिशनल फाइल ओरिएंटेड सिस्टम होता है उसमें क्या क्या दिखते हैं। तो फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी आपकी। डेटा रिडंडेंसी रेफर्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बन जाती है एक ही डेटा की। Let's say we are managing the data of school where a student is enrolled for 2 courses. The same student detail in such cases will be stored twice, which will take more storage than needed. अब क्या यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, मान लो हमने एक स्कूल का डेटा मेंटेन करना है जहाँ पे किसी स्टूडेंट ने 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब हमारे पास फाइल्स 2 कोर्सेज की मेंटेन होगी जिसमें सेम ही स्टूडेंट का डेटा 2 बार आपका स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपकी स्टोरेज है, जो ज़रूरत पड़ेगी आपको उस स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेम ही स्टूडेंट का डेटा आपको 2 बार फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइल है वो 2 कोर्सेज के लिए अलग अलग क्रिएट होगी। डेटा रिडंडेंसी ऑफन लीड टू हायर स्टोरेज कॉस्ट एंड पुअर एक्सेस टाइम। तो डेटा रिडंडेंसी से क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है और जो एक्सेस टाइम है वो भी आपका ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी जहाँ पे अकर हो गई है उससे क्या हो जाता है, आपका डेटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। लेट्स टेक अ सेम एग्जांपल दैट वी हैव टेकन अबव। हम एक और सेम एग्जांपल लेंगे। A student is enrolled for 2 courses and we have student address stored twice. Now let's say student requests to change his address. If the address is changed at one place and not on all the records, then this can lead to the data inconsistency. मतलब कि जो आपका डेटा है वो वैध नहीं रहता है या फिर वो मैच नहीं हो पाता है आपका डेटा। तो इससे क्या यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है कि एक स्टूडेंट है वो 2 कोर्सेज में आपका एनरोल्ड है, ठीक है। अब स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि उसने जो एड्रेस है वो चेंज करना है, तो आपने क्या किया, एक फ़ाइल में अपना उसका एड्रेस चेंज कर दिया। अब इससे क्या हुआ, एक फ़ाइल में तो चेंज हो गया, जो उसकी दूसरी फ़ाइल थी वहाँ पे वो अपडेट नहीं हुआ। तो इससे क्या हो गया, जो आपका डेटा है वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी हो गई। आपका जो डेटा है एक ही स्टूडेंट का वो अलग अलग हो गया, वो मैच नहीं हो पाएगा फिर। अब है डेटा आइसोलेशन। Because data are scattered in various files and files may be in different formats, writing new application programs to retrieve the appropriate data is difficult. क्योंकि आइसोलेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि जो हमारी फाइल्स हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो स्कैटर्ड होती है, आपस में लिंक नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाती है, अलग अलग फॉर्मेट में भी आपकी चेंज हो जाती है। तो अगर आप हर एक कोई भी नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखोगे किसी भी डेटा को, अप्रोप्रिएट डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि हर एक फ़ाइल से जो भी अगर आपने डेटा एक्सेस करना है तो आपको हर एक फ़ाइल के लिए एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट डाउन करना होता है। तो ये डिफ़िकल्टी रहती है आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ में। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो आपका पूरे के पूरे डेटा है वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम पे। चेंजिंग फाइल वुड लीड टू चेंज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा, जब आप फाइल चेंज करोगे तो साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ सकता है, या फिर आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना होगा। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी इशू। एटॉमिसिटी इशू का क्या मतलब है यहाँ पे, in database system atomicity is one the acid मतलब atomicity, consistency, isolation, durability।
ACID transaction property. Atomicity of a transaction refer to all or nothing, which means either all the operation in a transaction executes or none. अब atomicity issue क्या हो गया, मीन्स जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो एटॉमिसिटी का यहाँ पे मतलब है कि अगर अगर ट्रांजैक्शन ने कंप्लीट होना होगा तो पूरे ऑपरेशंस हो जाएंगे, अगर कहीं बीच में आपकी ट्रांजैक्शन रुक जाती है तो पूरे का पूरी आपकी ट्रांजैक्शन भी रुक जाती है। यहाँ इसको हम एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से ए ट्रांसफर्स 100 रुपीज़ टू बी's अकाउंट। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ए ने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए बी के अकाउंट में। दिस ट्रांजेक्शन कंसिस्ट मल्टीपल ऑपरेशन सच एज डेबिट 100 रुपीज़ फ्रॉम एज अकाउंट एंड क्रेडिट 100 रुपीज़ टू बी's अकाउंट। यहाँ पे आपके अलग अलग ऑपरेशंस हुए। पहला ऑपरेशन हुआ डेबिट का, मीन्स 100 रुपये डेबिट हुए ए के अकाउंट से, मतलब 100 रुपये ए के अकाउंट से कट गए और 100 रुपये जमा हुए बी के अकाउंट में। ठीक है, तो कौन से ऑपरेशन हुए, डेबिट एंड क्रेडिट, दो ऑपरेशन यहाँ पे हुए। Like any other device, a computer system can fail. Let's say it fails after first operation, then in that case A's account would have been debited by 100 rupees, but the amount was not credited to B's account. अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी कारण से फेल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वो ऐसी स्टेज पे फेल हुआ जहाँ पे ए के अकाउंट से 100 रुपया तो निकल गया पर बी के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन क्या हो गई, बीच में ही रुक गई। इन सच केस द रोल बैक ऑफ ऑपरेशन शुड अकर टू मेंटेन द एटॉमिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि जो वो ऑपरेशन हो रहा है, जो ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ पे रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए ताकि जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर आपका रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म होता तो आपकी एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मेंटेन रहती। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एटॉमिसिटी इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यही एटॉमिसिटी मेंटेन करना फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अगर हमारे पास DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता तो वहाँ पे रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म होता, तो जो 100 रुपये ए के अकाउंट से डेबिट हुए थे वो उसको वापस क्रेडिट हो जाते। तो यही प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ में। नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड एक्सेस। फाइल सिस्टम में लीड टू अनऑथोराइज्ड एक्सेस, सॉरी मैंने ऑथोराइज्ड बोला, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। File system may lead to unauthorized access to data. If a student gets access to file having his marks, he can change it in unauthorized way. तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मींस अनधिकृत अधिकार अगर किसी को भी प्राप्त हो जाता है तो वो आपके फाइल सिस्टम को इजीली मैनिपुलेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर स्टूडेंट के हाथ में ऐसी फाइल का एक्सेस लग जाता है जिसमें उसके मार्क्स हैं, तो वो अपने मार्क्स किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ में दिक्कत है। नेक्स्ट है नो कंकरेंट एक्सेस। The access of the same data by multiple user at the same time is known as concurrency. File system does not allow concurrency as data can be accessed by only one user at a time. Concurrent मतलब है एक ही समय पे एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना। मीन्स एक ही समय पे बहुत सारे यूज़र एक ही फाइल को के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंकरेंसी बोलते हैं। पर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आपका, उसमें फाइल सिस्टम जो है वो कंकरेंसी अलाउ नहीं करती है। मींस जो फाइल्स में डेटा आपका स्टोर है उसको एक समय पे सिर्फ एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता है।
तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है या इसकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है नो बैकअप एंड रिकवरी। फाइल सिस्टम में कोई बैकअप और रिकवरी नहीं होती है। फाइल सिस्टम डज नॉट इनकॉर्पोरेट एनी बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इफ अ फाइल इज लॉस्ट और करप्टेड। तो अगर किसी कारणवश आपकी कोई फाइल लॉस्ट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, उसका डेटा आपका करप्ट हो जाता है फाइल का, तो आप उस डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बैकअप ही नहीं होता है। फिर है डेटा सिक्योरिटी। डेटा शुड बी सिक्योर्ड फ्रॉम अन ऑथराइज्ड एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इन अ स्कूल शुड नॉट बी एबल टू सी द पेरोल डिटेल ऑफ टीचर्स। सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर आप अपना डेटा सिक्योर करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डेटा जो आपका प्रेजेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमेशा सिक्योर होना चाहिए, उसको कोई भी अनऑथराइज एक्सेस प्रदान नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो स्कूल का कोई भी स्टूडेंट है, उसके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं होनी चाहिए जिसमें वो टीचर की पेरोल को देख सके, ठीक है। तो इस तरीके का सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट लगाना आपकी फाइल्स पे या डेटा पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वो डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड डेटा शेयरिंग। देयर इज limited data sharing possibilities with the traditional file system. Each application has its own private files and users have little choice to share the data outside their own application. अब अगर आपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के से अपना डेटा शेयर करना है तो ये बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे डेटा शेयरिंग पॉसिबिलिटीज़ होती है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। क्योंकि हर एक सिस्टम एप्लीकेशन जो होती है उसकी हर एक अपनी एक फ़ाइल होती है और यूज़र के पास बहुत ही कम चॉइस होता है कि वो अपने डेटा को कहीं बाहर दूसरी एप्लीकेशन में शेयर कर सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के साथ में रहती हैं। अब आगे हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। DBMS और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है DBMS इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज़ चीप। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि DBMS महंगा होता है और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आपकी बचत में होता है। नेक्स्ट है DBMS इज़ गुड फॉर द लार्ज सिस्टम बट द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज़ गुड फॉर द स्मॉल सिस्टम हैविंग अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो आपका DBMS होता है वो बड़े बड़े सिस्टम्स में काम आता है और जो आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है वो छोटे सिस्टम पे जहाँ पे थोड़ी बहुत आइटम्स है आपके पास वहीं पे ही काम आता है। DBMS required lots of effort for designing but the traditional file system is very low design efforts। अब DBMS को अगर डिज़ाइन करना है तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगते हैं, पर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में को डिज़ाइन करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है DBMS इज़ हाईली सिक्योर्ड बट ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज़ नॉट सिक्योर। तो DBMS बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है आपका, वहीं पे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम सिक्योर नहीं है। DBMS is data shareable but traditional file system is isolated data shareable। तो आपका DBMS शेयरेबल डेटा को शेयर कर सकता है पर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। DBMS is flexible but the traditional file system has a lack of flexibility and has many limitation। तो DBMS आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम है पर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है और बहुत सारी दिक्कतें भी है इसके साथ साथ। DBMS has no integrity issue but the traditional file system has the integrity problem। तो इंटीग्रिटी आपकी डेटा की मेंटेन रहती है DBMS में, पर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है। DBMS has a complex backup system but the traditional file system is a simple backup system। DBMS में आपका जो बैकअप सिस्टम होता है बहुत जटिल होता है, बल्कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है उसमें बिल्कुल सिंपल बैकअप सिस्टम होता है या फिर होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो एडवांटेजेस क्या है DBMS की। एडवांटेजेस यही है DBMS की जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस थी वही
इसकी एडवांटेजेस रहेगी डीबीएमएस की। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्यू ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है मिनिमल रिडंडेंसी। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या थी कि वहाँ पे रिडंडेंसी अक्कर होती है, पर यहाँ पे रिडंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है। Unlike traditional file system storage, data redundancy in DBMS is very less or not present. तो जैसा कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आपका था, तो डीबीएमएस में जो डेटा रिडंडेंसी आपकी होती है वो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। डेटा रिडंडेंसी occurs when the same data are stored unnecessarily at different places. तो डेटा रिडंडेंसी आपकी तब अकर होती है जब आप सेम डेटा को अनावश्यक तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर करते हो। Data redundancy is reduced or eliminated in DBMS because all data are stored at a centralized location rather than being created by individual users and for each application. तो DBMS में डेटा को रिडंडेंसी जो है वो कम होती है और उसको पूरे तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस सिस्टम में वो बिल्कुल एक मेन लोकेशन पे, सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होता है, रादर देन जैसा कि आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में होता है कि जो इंडिविजुअल यूज़र है वो अपनी ओन एक फाइल तैयार करता है और हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो इससे क्या होता है, डेटा की रिडंडेंसी कम हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है जब आपका डेटा एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। तो नो डेटा डुप्लीकेशन सेव स्टोरेज एंड इम्प्रूव्स एक्सेस टाइम। तो जहाँ पे डेटा डुप्लीकेशन नहीं है उससे क्या होता है, स्टोरेज भी आपकी कम लगती है, स्टोरेज स्पेस कम लगता है और जो एक्सेस टाइम है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है डेटा इनकन्सिस्टेंसी कैन बी अवॉइडेड। जो इनकन्सिस्टेंट डेटा है वो भी आपका कम हो जाता है डीबीएमएस में। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम स्टोरेज द चेंजेस मेड बाय वन यूजर इन एप्लीकेशन डज नॉट अपडेट द चेंज इन अदर एप्लीकेशन गिवन बोथ हैव द सेम सेट ऑफ डिटेल्स। While this is not the case in DBMS system, as there is a single repository of data that is defined once and is accessed by many users and data are consistent. तो अब क्या है, जैसे कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में होता था कि अगर एक यूज़र अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस करता था तो वो चेंजेस दूसरी एप्लीकेशन में अपडेट नहीं होते थे। तो इससे क्या होता था कि एक ही सेट की डिटेल वो सेम डिटेल दो बार या फिर रिपीट हो जाती थी, ठीक है, या फिर जो आपका एक डिटेल है वो एक जो सेम डिटेल है वो आपस में मैच नहीं होती थी। तो ऐसा डीबीएमएस सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जो आपका डीबीएमएस सिस्टम है उसमें डेटा की एक सिंगल रिपोजिटरी होती है जो सिर्फ एक बार डिफाइन की जाती है और उसको एक ही समय पे बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और जो आपका डेटा इस रिपोजिटरी में होता है वो कंसिस्टेंट होता है। मींस मैच आपका जो डेटा होगा किसी एक सेट किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपस में मैच करता होगा, चाहे वो कितने भी टेबल्स में या फिर कितने भी कहीं भी आपका मेंटेन है वो डेटा आपका। नेक्स्ट है सर्चिंग कैपेबिलिटीज। सर्चिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डेटा इज वेरी इजी इन डीबीएमएस सिस्टम. The need to write separate programs for each of the search is eliminated as in the case with the traditional file-based approach. तो अगर आपने DBMS सिस्टम में अपना डेटा को सर्च करना है, रिट्रीव करना है, तो बहुत आसान होता है, जैसा कि आपका ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच में नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ता था, हर एक प्रोग्राम से अगर आपने डेटा को सर्च करना है तो उसके लिए आपको एक नई एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत होती थी। तो ये अलग प्रोग्राम्स लिखना हर एक सर्च के लिए, ये सारी चीज़ एलिमिनेट हो गई है आपकी DBMS सिस्टम में। In DBMS system, we can write small queries to search for multiple information at a time from the data from database server. तो DBMS में हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी queries लिख सकते हैं हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को
सर्च करने के लिए, ठीक है, एक एक ही समय में। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटा शेयरिंग आपका मेन एडवांटेज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। DBMS system allows user and application to share data with multiple application and user। तो DBMS में हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम अपना डेटा और अपनी एप्लीकेशन बहुत सारे यूज़र्स या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं। Data are stored in one or more server in the network, and that there is some software locking mechanism that prevent the same set of data from being changed by two people at the same time। तो डेटा जो आपका होता है वो एक या एक से ज़्यादा सर्वर पे स्टोर होता है किसी भी नेटवर्क में, और हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिससे कि दो आदमी का एक ही समय पर उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। वाइल द फाइल सिस्टम डज नॉट हैव दिस कैपेबिलिटी, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसी कोई क्षमता नहीं है। डेटा सिक्योरिटी है नेक्स्ट आपका एडवांटेज। DBMS सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो डेटा जो आपका DBMS सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है जो आपकी डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। DBMS ensure that only authorized users have access to data, and there is a mechanism to define access privileges in DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि केवल जो ऑथोराइज यूज़र है वही डेटा को एक्सेस कर सके, और यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसमें आप अलग अलग तरह की एक्सेस प्रिविलेजेस डिफाइन कर सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। डेटाबेस सिस्टम आर मोर फ्लेक्सिबल देन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये एक एडवांटेज है कि आपका डेटाबेस सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रेशन। Data integration is a process of combining the data residing at different locations and present the user with a unified view of data। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो डेटा आपका अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट है उस डेटा को कंबाइन करना और यूजर्स को एक यूनिफाइड व्यू में उस डेटा को प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन। DBMS system allows data integration with much feasibility। तो DBMS सिस्टम में आपके पास डेटा इंटीग्रेशन की फैसिलिटी है जो बहुत ज़्यादा फिजिबल भी है, ठीक है। मतलब कि जो यूज़र है बेशक वो डिफरेंट लोकेशन से अपना डेटा एक्सेस करते हैं, पर जब वो देखते हैं उस डेटा को तो उनको लगता है कि वो एक ही लोकेशन पे आपका प्रेजेंट है डेटा। नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू डेटा। आप आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम मैनेजेस डेटा इन सच अ वे सो दैट द डेटा इज इजीली एक्सेसिबल विद फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो डेटाबेस सिस्टम में इस तरीके से आपका डेटा मैनेज रहता है कि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो विद द फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट है कंकरेंट एक्सेस टू डेटा। मतलब एक ही समय पे बहुत सारे यूजर्स डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा कैन बी एक्सेस कंकरेंटली बाय डिफरेंट यूजर एट द सेम टाइम इन द DBMS। नेक्स्ट है डेटा बैकअप रिकवरी। तो ये एक और एडवांटेज है आपकी DBMS की, एज इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर डेटा बैकअप। यूजर्स आर not required to back up their data periodically and manually, it is automatically taken care by the DBMS। तो DBMS में ये एक और फैसिलिटी है बैकअप की एंड रिकवरी की। तो यूज़र्स को मैनुअली अपने डेटा को बैकअप नहीं करना पड़ता है समय समय पर, जो आपका DBMS है वो ऑटोमेटिकली इस बैकअप को करता है आपका पूरा का पूरा सिस्टम। मोरओवर इन केस ऑफ सर्वर क्रैश DBMS रिस्टोर्स द डेटाबेस टू इट्स प्रीवियस कंडीशन। अगर आपका जो सर्वर है वो किसी कारण से क्रैश हो जाता है तो आपका जो DBMS सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस को रिस्टोर कर देगा प्रीवियस कंडीशन पे। फिर है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। Better managed data and improved data access make it possible to generate better quality information on
विच बेटर डिसीजंस आर बेस्ड। तो डेटाबेस में जो भी आपका डेटा मैनेज होता है वो बेटर वे में होता है, और जो डेटा एक्सेस है, मतलब डेटा को एक्सेस करने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव्ड है, जिससे कि क्या होता है आप बेटर वे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जनरेट कर सकते हो, और अपने जो डिसीजन है वो उनको बेस्ट जो आपने डिसीजन लेने हैं उन डेटा उस डेटा या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आप बेटर वे में ले सकते हो। तो ये इससे क्या होता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होती है। तो ये थे सारे आपके एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब नेक्स्ट है आपकी डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस की क्या कमियां हैं डीबीएमएस में। DBMS require higher initial investment for hardware, software and trained staff। तो DBMS जब आपने सेटअप करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेटअप करने के लिए, और आपको इसके लिए ट्रेन स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट डाटा इनटू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी नीड टू स्पेंड अ लॉट विच एड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हमने अपने डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा हो जाती है। In order to work with a database management system, a team of technical staff is required who understand DBMS। तो अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना है तो आपको उसके लिए एक पूरी टेक्निकल स्टाफ की टीम चाहिए होती है जो डीबीएमएस के बारे में पूरी जानकारी रखती हो। A DBMS requires disk storage for the data and sometimes you need to purchase extra space to store your data। तो DBMS में आपको डिस्क स्टोरेज की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, और और कभी कभी आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कभी आपकी जो डिस्क है वो पूरी हो जाए और आपका डेटा उसमें स्टोर ना हो पाए, तो आपको नई डिस्क को ख़रीदना पड़ सकता है। नेक्स्ट है डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो ये सिस्टम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है DBMS डज नॉट गिव अ गुड परफॉर्मेंस एज इट्स स्पीड इज़ वेरी स्लो। तो DBMS जो है वो कई बारी अच्छी उसकी कार्यक्षमता नहीं रहती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। Backup and recovery are more difficult. This is because of increased complexity and because databases are often processed by several users concurrently। और क्या होता है कि बैकअप और रिकवरी जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है डीबीएमएस में। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें एक ही समय पे काफ़ी सारे यूज़र्स काम करते हैं, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर। तो ये थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस है डीबीएमएस की, बाकी जो फ़ायदे हैं डीबीएमएस के वो ज़्यादा है। तो ये था आज का टॉपिक। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।